एग्जैक्टली मुझे लग गया था ये चीज़ कि अगर मैंने नॉमिनेशन कर दिया तो मेरा उजियारपुर को जो बदलने का, उजियारपुर में एक चेंज लाने का जो सपना है वो एकदम सर यहीं पे ख़त्म। खाने पीने का राहत सामग्री पहुंचाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये वो तरीका नहीं है। फिर उसी दौरान पुष्पम मैम से मैं जुड़ी ही थी, तो मैंने डिसीज़न ले लिया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए वहाँ काम करने के लिए। जो एक अंदर से एक बिहारी वाला वो होता ना, वो एक दर्द होने लगा कि मैंने सर वो चीज़ अपने आँखों से देखा है और फील किया है कि वो कैसे भूखे जा रहे थे, और मैं जितनी सक्षम थी वही कर सकती थी, लेकिन सरकार ने तो उनके लिए ये बोला कि आपको हम लेंगे ही नहीं, अपने स्टेट में ही नहीं लेंगे। चुनाव चिन्ह है किसका, आपका है या इनका? हम दोनों का है। पहले इनका बाद में। नहीं, हम दोनों का है। और आज हम एक अलग तरह का मुद्दा लेके आए हैं आपके सामने। भारतीय राजनीति में आप इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कह सकते हैं कि कोई पार्टी जो नई पार्टी है, बिहार में अपना कदम रखती है, कुछ करना चाहती है, बिहार को बदलने का एक सोच लेकर के आती है, और उसके कैंडिडेसी को, चाहे उसके पार्टी को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं से जूझती आ रही है पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, द प्लूरल्स पार्टी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोलने में परेशानी होती है, चूँकि अंग्रेजी का शब्द है और हमारा अंग्रेजी का जो ज्ञान है भारत का वो थोड़ा सा न्यूनतम लेवल पे चलता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में टीपीपी कह सकते हैं। लोग पीपीसी कहते थे, पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम से इस पार्टी को जोड़ते थे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा शुद्धिकरण चाहते हैं और इस पार्टी का नाम टीपीपी यानी द प्लूरल्स पार्टी के नाम से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो सेकेंड फेज में हुआ है, यानी सेकेंड फेज के समय के दौरान रजिस्ट्रेशन हुआ है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इनको सिंबल के रूप में, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि शतरंज इन्हें मिला है, और यही पार्टी का सिंबल भी अभी इस चुनाव में रहेगा। आगे का पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो सवाल लेकर के आए हैं वो सवाल उजियारपुर विधानसभा से बिलोंग करता है। हमने आपको पहले भी मुखातिब कराया था एक महिला नेत्री से जिनका नाम है कविता चौधरी, जो प्लूरल्स की उम्मीदवार भी बनी, उनको सिंबल भी मिला, लेकिन कुछ कारणों से कहीं पर उनका जो नाम था उसमें कुछ त्रुटियां थी, सरकार की ओर से ही त्रुटियां थी। जो एजेंसी होती है सरकार की, जो वोटर आईडी कार्ड का निर्माण करती है, उनकी गलती के कारण खामियाजा कविता चौधरी को भुगतना पड़ता है और ये उम्मीदवार की रेस से बाहर हो जाती हैं। तत्काल भाव से इनको अपने पति को चुनाव में उतारना पड़ता है, चुनावी मैदान में, क्योंकि शिकस्त तो ऐसे खाने वाली महिला है नहीं, इतनी तेज़ तरार महिला हैं। तो इनके पति भी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये भी अपने क्षेत्र में और देश की सेवा करके लौटे हैं। ये मिलिट्री में थे, वहाँ से रिज़ाइन किया, फिर उन्होंने किसानी शुरू की। तो हम इनको किसान कहें, सैनिक कहें, क्या कहें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए हम मिलते हैं विनीत कुमार जी से। हमारे साथ हैं विनीत कुमार जी, जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया है और हम इनसे मिलने आए हैं इनके आवास पे। विनीत कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन में? आप क्या लगता है आपको कि किस तरह से क्या करेंगे आप? सर एक्चुअली देखिए, हमारे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, चाहे जो भी पार्टी की सरकार है, वो सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा क्षेत्र में, और किसानों का जो है, जो सही तरीके से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस पे थोड़ा विचार करेंगे हमारी। आप मिलिट्री में रहे हैं? जी। अच्छा, तो आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था या रिज़ाइन कर दिया? मैंने रिज़ाइन कर दिया था सर। हमारे साथ कविता चौधरी जी भी हैं। मैम, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो ये वस्तु स्थिति बताएंगी कि अभी क्या हुआ है, माहौल क्या है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम देखते आ रहे हैं कि अगर कोई महिला मुखिया में खड़ी होती है, कोई राजनीति में अगर कोई महिला आती है, तो उनके पति जो होते हैं राजनीति को वही चलाते हैं और उनको मुखिया पति कहा जाता है या फिर विधायक पति कहा जाता है। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर आंकड़ा जो है ठीक उलट है कि कविता जी नॉमिनेशन करने गई थी, कुछ त्रुटिवश इनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया और इन्होंने सही किया, नॉमिनेशन किया ही नहीं, चूँकि कैंसिल हो सकता था। इसलिए इन्होंने चुनावी मैदान में अपने आर्मी से रिटायरमेंट लिया हुआ अपने पति को इन्होंने उतारा चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं से जो
राजनीति है उसमें कविता चौधरी ही राजनीति करेंगी, यहाँ की विधायक हम कहें तो कविता चौधरी ही होंगी। मजबूरीवश इनको अपने पति को उतारना पड़ा है चुनावी मैदान में। हमारे सामने है कविता जी, ये बताएंगी कि आखिर क्या मामला है, क्या हुआ है? सबसे पहले तो मेरे सारे बिहार वासियों को मेरा नमस्कार और आप लोगों को भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप लोग मुझ तक आए और मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। पहली बात कि मैं राजनीति ये सोच के नहीं आई थी करने कि मुझे किसी दल से लड़ाई करनी है। मैं राजनीति ये सोच के आई थी करने कि मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने काम किया और मुझे नॉमिनेट किया गया कैंडिडेट के लिए, तो मैंने देखा कि जो मेरी गलती थी ही नहीं, उसके वजह से मुझे भुगतना पड़ा कि नहीं, मुझे लग गया कहीं ना कहीं कि मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। तो एसडीओ साहब से भी मिली थी? जी हाँ, एसडीओ सर से भी मिली। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, आप डीएम से जाके मिलिए। तो फिर आप डीएम साहब से मिली जाके? हाँ, मैं डीएम सर के वहाँ भी गई थी। सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे गई थी। मैंने वहाँ रिक्वेस्ट लगाया कि मुझे उनसे मिलना है, बट उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, उनको बोलिए कि वेट करने के लिए, मैं 10 o'clock मिलूँगा उनसे। मैं सर मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से मैं 10 o'clock तक उनके आवास पे बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर 4 hours हो गए, तो प्लीज़ आप एक बार बात कीजिए। तो फिर उन्होंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि उनको बोलिए कि मेरे ऑफिस जाने के लिए, और मुझे उसी दिन कोर्ट पहुंचना था। तो मैंने बोला कि सर मुझसे बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट मिल लीजिए, क्योंकि मुझे बोला गया है कि एक बार आप डीएम ऑफिस चली जाइए, अगर डीएम सर के आवास पे चली जाइए, या तो अगर वो मिल लेते हैं आपको, उनके हाथ में होता है, अगर वो कर देंगे तो हो जाएगा। क्या बोला उन डीएम साहब ने, आखिर आश्वासन क्या दिया आपको? नहीं, डीएम सर एक तो पहले तो वो मिले ही नहीं, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि मुझे मिलना ही नहीं। फिर मैंने जो वहाँ रिसेप्शन पे बैठे लोग थे उनको बोला कि आप एटलीस्ट उनको बोलिए कि मैं 6 बजे से एक महिला होके और बैठी हुई हूँ, तो 2 मिनट तो मिल लें। मैं जनता हूँ और वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो मुझे अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि मुझे आना पड़ा और मैं 4 घंटे से अकेले यहाँ बैठी हूँ, तो 2 मिनट तो वो मिल सकते हैं मुझसे। मैं अपना सारा पेपर, फ़ोन वोन सब रख देती हूँ, बस मुझे 2 मिनट उनसे डिस्कस करना है। तो वो एटलीस्ट मुझे गाइड कर दे, एडवाइस कर दे, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने बताया कानूनी प्रक्रिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मैसेज दिया रिसेप्शन पे कि उनको बोलिए मुझे फ़ोन करें। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आवास पे नहीं मिल सकता, आप 11 बजे ऑफिस आइए और कर दीजिए नॉमिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा सर मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती कि मेरा पेपर में क्या दिक्कत है, तो आप 2 मिनट के लिए, बस मैं आपके आवास पे ही हूँ, 2 मिनट के लिए मिल लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता आपसे, आप 11 बजे ऑफिस आइए और कर दीजिए नॉमिनेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको थैंक यू सो मच बोला बड़े ही रिस्पेक्ट से, और मैं चली आई। फिर मैंने, आपको लगा कि अगर आप नॉमिनेशन करती हैं तो ये रद्द हो सकता है? एग्जैक्टली मुझे लग गया था ये चीज़ कि अगर मैंने नॉमिनेशन कर दिया तो मेरा उजियारपुर को जो बदलने का, उजियारपुर में एक चेंज लाने का जो सपना है, वो एकदम सर यहीं पे ख़त्म हो जाता। आपको लगा कि आपका सपना टूटता हुआ है? बिल्कुल, मुझे लग गया सर कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर मैंने भरा तो सीट गई, और मैं अब एंड मोमेंट पे क्या करूं। फिर मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा तो समय तो काफ़ी कम था, फिर कैसे मैनेज किया आपने ये सब? बिल्कुल सर, समय बिल्कुल कम था। मैंने तुरंत हाईकमान से बात की और उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो गंवाने से तो अच्छा है कि आप मतलब मुझे दे दीजिए, मेरे हस्बैंड को उतार दीजिए, काम मैं करूँगी क्षेत्र में, अभी तक भी मैं ही कर रही हूँ, तो सारा काम मैं ही देखूँगी। एटलीस्ट जो यहाँ की जनता जुड़ी हुई है मुझसे कि हाँ ये सच बोलती है या जो गलत है उस पर बोलती है, तो उनकी उम्मीदें ना टूटे। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ हमारे घर से और हमारे घर के आंगन से कोई आज आ रहा है उजियारपुर में, तो उनके सपने को सर मैं टूटने नहीं दे सकती, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने फिर मुझे उसी दिन रात को मेरा इनके नाम से टिकट बनाया, और नाइट में करीब सर 2-2:30 बजे उन्होंने मुझे भेजा, और मैंने फिर मॉर्निंग में इनका कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए मैं कोर्ट चली गई थी। तो मैंने एंड मोमेंट में ये बिल्कुल डिसीज़न लिया कि ना होने से तो बेहतर है कि चलो
इनको मिल जाए, मेरे हस्बैंड को मिल जाए और मैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। और एक चीज़ और, मुझे इनके आने से एक चीज़ और मिल गया कि मतलब अब हम 2 लोग मिल के काम करेंगे। मैं एक मजबूती मिल गई। यस, मुझे वो मतलब लोगों को ये लग रहा था कि ये साइड टूट जाएगी, लेकिन पहले तो ये आपके साथ नहीं घूमते थे, अब घूमना मजबूरी। बिल्कुल ये मुझे बोलते थे कि तुमने खुद से किया है, तुम खुद से शौकीन हो कि मुझे राजनीति करना है तो जाओ खुद से करो। लेकिन अब इनकी मजबूरी हो गई है कि इनको मेरे साथ जाना पड़ेगा। सो दैट अभी हम 2 लोग हो गए उजियारपुर के लिए। यानी परिस्थितिवश जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें आप सफल हुई। बिल्कुल, परिस्थिति बस जो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हुई थी वो मेरा अब हथियार बन गई है। आपको क्या लगता है विनीत जी, आप अपने धर्म पत्नी के सपनों को साकार करने में कितना क्या करेंगे? सर मैं अपनी पत्नी को कंधों से कंधे मिलाकर काम क्षेत्र में करेंगे, घूमेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक वही साथ देंगे। पहले के नेताओं का क्या है जो पहले से हैं रूढ़िवादी या फिर वंशवाद से के शिकार जो नेता हैं, उन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो लड़ाई तो काफ़ी टफ है। एक तरफ सील राय हैं, फिर आलोक मेहता हैं, फिर रामलखन महतो जी के सुपुत्र हैं प्रशांत कुमार पंकज जी, है ना। ये सारे लोग एक तरह से देखा जाए तो लोगों का राय है कि ये कई लोग हैं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं। आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? मैं देख रही हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी, जितने भी आपने नाम लिए, जो भी माननीय वहाँ के सांसद विधायक जो भी हैं रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ सर कि वो उन्होंने एक तरफ से वो लोग मजे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग बस जातिवाद के लिए मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोग धर्म के लिए मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कुशवाहा ब्राह्मण दोनों को लड़ा दो तो हमारा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बट नहीं, हम भी नए हैं, युवा हैं, राजनीति में मानते हैं, लेकिन हम काम को, रोज़गार को लेके हम लड़ेंगे। अगर कोई दलित का नेता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, फलाने कास्ट के नेता हैं, हम उनके लिए लड़ने आए। वो तो सर दलित से महादलित हो जाता है, ना जाने कब, बेचारे को पता भी नहीं लगता, और ये महानेता बन जाते हैं। आपको लगता है कि अभी जो संचार क्रांति हुआ है भारत में, जियो ने जिस तरह से संचार क्रांति फैलाया, इंटरनेट को सस्ता कर दिया, एक रिक्शे वाले तक इंटरनेट पहुंच चुका है, तो वो भी काफ़ी सूझबूझ से फेसबुक यूज़ करना जान गया है या यूट्यूब के माध्यम से सच को देख लेता है। आज अगर एक छोटा पुलिसकर्मी अगर किसी को थप्पड़ मार देता है तो लोग वहाँ वीडियो बनाने लगते हैं। यानी किसी भी सामाजिक गड़बड़ी में आजकल लोग तुरंत वीडियो बनाने लगते हैं। तो आपको लगता है कि जो जनता है अब समझदार हो चुकी है? एग्जैक्टली जनता पहले की तरह नहीं है कि उनको कुछ मालूम नहीं होता था ज़मीनी स्तर पे। अभी जो एक मेरा किसान भाई है, वो भी थोड़ी देर फसल काट लेता है और फिर बैठ के फेसबुक पे न्यूज़ देख लेता है, यूट्यूब पे न्यूज़ देख लेता है, जो कि पहले नहीं था। किसी के घर में टीवी होता था तो कुछ देर के लिए देख लेते थे, लेकिन अभी उसको आसानी है, खेत में बैठे बैठे वो देख लेता है कि क्या हो रहा है। अब राजनीतिक समझ जो है लोगों में जातिवाद के प्रति एक अलग भावना ला रहा है, जातिवाद को ख़त्म कर रहा है। जो राजनीतिक समझ वो बढ़ गया है क्या? बिल्कुल, मैं सर जितना घूमी हूँ क्षेत्र में तो मैंने देखा है हर तरह, हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अब धर्म की और जाति की राजनीति नहीं कर रहे। सिंपल मुझे कहते हैं, बिटिया आओ तुम आगे बढ़ो और हमारे लिए लड़ो बिटिया, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि रो रो के अपनी बातें बताती हैं, और उनको ये लगता है कि खासकर महिला जो भी रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अभी तक जो भी बिहार में महिला रही है। लगभग कितने पंचायत का दौरा अभी तक आपने किया है? मैंने सर अभी, मेरा हालांकि उजियारपुर था तो मैं पूरा ज़िला देखती हूँ, तो मैंने उजियारपुर में कम और एक बिठान में नहीं गई हूँ, बाकी सारे पंचायत में मैं घूमी हूँ ज़िला में। काफ़ी मेहनत कर रही हैं अपने लिए। सर, और सारे ज़िला के लोग मुझे मतलब बहुत प्यार करते हैं कि आप आओ, और उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया। मेरा कोई मन नहीं था इलेक्शन में उतरने का, लेकिन उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि जब आप ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को जानती हो तो फिर अपने क्षेत्र में आप क्यों नहीं आती हो, और बिना उसमें घुसे सिस्टम के आप सक्सेस नहीं हो पाओगी इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने डिसीज़न लिया। आपकी जो पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं आपकी महानायिका हैं इस चुनावी मैदान में, वो टिप्पणी करने से क्यों बचती हैं? किसी भी बड़े लीडर से या जो पारंपरिक नेता हैं उन पर आपकी पार्टी या आप स्वयं भी टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहती? टिप्पणी सर हम इसलिए नहीं करना चाहते कि हम उनकी तरह नहीं हैं।
कुछ तो चेंज हो ना सर। अगर वो ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी नेता ने एक बयान दिया, उसका कटाक्ष करने तुरंत दूसरे भी कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीटिंग करते हैं और उसका वहाँ से आंसर वो देते हैं। लेकिन हम वैसा करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। आपको लगता है कि ये लोग ऐसा करके सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं? एग्जैक्टली हमें मुद्दों से भटकाने का काम करते हो आप। अगर समाज में जो दिक्कतें हैं उस पे बात नहीं करते हैं, अगर किसी पार्टी ने एक टिप्पणी की जो आप कह रहे हैं, तो वो दूसरा उसका जवाब देता है कि लोग उसी में उलझ के रह जाएं। जो सही बात है, जो जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं समाज में ज़मीन पे, वो ऊपर मतलब कोई सोचे ना, किसी को टाइम ही ना मिले, तो वो लोग इसलिए ऐसी राजनीति करते हैं जो हम नहीं करते। और हमारी सुप्रीमो का कहना है कि हम विकास करने आए, हम बकवास करने नहीं आए। मोदी जी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अब तेजस्वी आए हैं, इन्होंने कहा कि हम 10 लाख आते ही रोज़गार देंगे, हम शिक्षकों को नियोजित करेंगे या जो पहले से हैं उनको भी सैलरी देंगे, सब कुछ करेंगे। आपको लगता है कि ये लोग करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे लगता है करेंगे। और क्या करेंगे ये बता देती हूँ। इन्होंने शिक्षा को शिक्षा मित्र, नियोजित, STT, TET ना जाने किस किस क्रम में बांट दिया कि इनका ये स्थान, जबकि गुरु तो गुरु होता है। आपने पैर छू लिया किसी का भी तो वो गुरु होता है, लेकिन उनके नज़रों में तो शिक्षा कहाँ, ये ज़रूर करेंगे। ये अभी फॉर्म निकाला है और भरेंगे स्टूडेंट, ना जाने कितने लाखों बच्चे भरेंगे, मालूम नहीं किस स्थिति में वो इस उम्मीद में और उस फॉर्म को भरते हैं कि शायद मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, और पूरी जनता देख ही रही है बिहार की कि उनके किए गए वादों में और किए गए काम में कितना कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। जो पलायन करके लोग आए, मजदूर आए बाहर से कोरोना काल के दौरान, उनके लिए तो जनता कह रही है कि उनके लिए तो हमारे बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, नीतीश जी ने। आज वो उड़न खटोला पर चल रहे हैं, आज पप्पू यादव उड़न खटोला से जा रहे हैं, आज हमारे सांसद नित्यानंद राय जी हैं, चाहे जो भी स्टार प्रचारक हैं, वो उड़न खटोला से आ रहे हैं। तो उस दौरान लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में ये उड़न खटोला क्यों नहीं दिया था? आपको लगता है कि उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकार से चूक हुई? एग्जैक्टली सर। आप हम यहाँ से पलायन करने का क्या कारण है? क्योंकि हमारे प्रदेश का जो मुखिया है, मालिक है, वो बिल्कुल ही विफल है। तो यहाँ से युवक जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आप दूसरे स्टेट में जाके नहीं बोल सकते, उनको ब्लेम कर सकते कि आप हमें ये सारी सुविधाएं दो, हमें दो दूसरे स्टेट में। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्टेट है और आप अपने जो देश के, प्रदेश के जो भी आपके प्रतिनिधि मुखिया हैं, आप उनसे सवाल कीजिए ना। लेकिन उन्होंने तो सर इतना कर दिया, उन्होंने कोरोना काल में तो बोल दिया हम कोरोना के टाइम पे दूसरे स्टेट में जो बिहारी लोग हैं उनको लेंगे नहीं। तो मैं अपने सारे बिहार वासियों से, अपने समस्तीपुर में ज़िला में, आपने क्या किया कोरोना काल? हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सर सवाल किया। मैंने, हालांकि मैं ये बोलना नहीं चाहती थी लेकिन आपने किया है, तो मैं उस टाइम दिल्ली में थी और पुष्पम मैम आई थी उस टाइम पे, मतलब हाल में ही आई थी, जुड़ी हुई थी मैं। तो मेरा जो घर है सर वो एकदम हाईवे पे है, और वहाँ से जब मैं ऑफिस से आई और गैलरी में खड़ी हुई तो सर देखती थी कि लोग कैसे हज़ारों की संख्या में लाइन लगा लगा के जाते थे, और लोग वहाँ बोलते थे कि ये बिहारी हैं, इनको निकाला जा रहा है, ये बिहारी हैं, इनको निकाला जा। सर मुझे बहुत पिंच होता था ये चीज़ कि आप, वो इंसान पहले है ना, बिहारी ठीक है, कोई बिहारी है, कोई हिमाचली है, लेकिन बिहारियों के लिए इतनी हे दृष्टि, इतनी हे भावना क्यों? तो मैं जितना सक्षम थी मैंने उनके लिए पानी, खाने पीने का इंतज़ाम किया, वहाँ की प्रशासन से मिली, बातचीत की और फिर प्रॉपर एक तरीके में, और मैंने उनको खाने पीने का राहत सामग्री पहुँचाया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये वो तरीका नहीं है। फिर उसी दौरान पुष्पम मैम से मैं जुड़ी ही थी, तो मैंने डिसीज़न ले लिया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए वहाँ काम करने के लिए। जो एक अंदर से एक बिहारी वाला वो होता ना, वो एक दर्द होने लगा कि मैंने सर वो चीज़ आँखों से, अपने आँखों से देखा है और फील किया है कि वो कैसे भूखे जा रहे थे, और मैं जितनी सक्षम थी वही कर सकती थी। लेकिन सरकार ने तो उनके लिए ये बोला कि आपको हम लेंगे ही नहीं, अपने स्टेट में ही नहीं लेंगे। चलिए, आपकी आंखें नम हो रही हैं, हम सवाल को बदलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा विनीत जी से जानना चाहेंगे। विनीत जी, क्या तैयारी है, कल से आप क्या करेंगे? कल से सर देखिए, हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो पंचायत हैं, वहाँ पे
जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, सारे को मनाना पड़ेगा, सारे को उत्सुक करना पड़ेगा, जो हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमें जिताइए। अब तो आप दोनों व्यक्ति का चुनाव चिन्ह एक ही है। एग्जैक्टली तो मैंने बोला ना सर कि मेरे लिए जो समस्या जिन लोगों ने बनाई वो अच्छा, चुनाव चिन्ह है किसका, आपका है या इनका? हम दोनों का है। पहले इनका बाद में हमारा। नहीं, हम दोनों का है। लेकिन आपका चुनाव चिन्ह भी एक संदेश देता है। हाँ एग्जैक्टली सर, अभी हमारा लूडो, कैरम और शतरंज दिया गया है, लेकिन हमने ये इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि हमें शतरंज दिया जाए, जिसमें शतरंज में आपको मालूम है वहाँ जिस चीज़ की लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे थे वो है ऑलरेडी वहाँ पे, और जितने बॉक्स वाइट एंड ब्लैक होते हैं तो धर्म और अधर्म की लड़ाई वहाँ पे चल रही होती है और वो घोड़ा उस पर विजय प्राप्त करेगा। मतलब आपका प्लूरल्स का घोड़ा शतरंज की रेस में आगे होगा? बिल्कुल आगे होगा सर। और ये 2.5 कदम चलेंगे? हाँ बिल्कुल 2.5 कदम चलेगा सर। और ये समस्तीपुर पूरा ज़िला दिखाएगा, बिहार में पूरा समस्तीपुर, क्योंकि ज़िला इसलिए बोल रही हूँ, समस्तीपुर बिहार का दिल माना जाता है। एक अंतिम संदेश लेना चाहेंगे, क्या संदेश है, आप क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहती? क्षेत्र के लोगों से मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जब बीमार होते हैं तो बार बार एक ही दवाई खाते हैं और उससे ठीक नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है। आप बीमार हुए, आपने वो बीमारी देखी है, कम से कम आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार ना करें और पुष्पम प्रिया को सपोर्ट करें, जो एक महिला होके अकेले इस रण क्षेत्र में कूद पड़ी है, तो उसको आप लोग शक्ति दें, पावर दें, ताकि राजनीति के रण क्षेत्र में जो राक्षस खड़े हैं उनके बीच में से वो लड़के और विजयी होके अन्नपूर्णा का रूप धर के और पूरे राज्य को समृद्ध करने में सहयोगी हो। आप आगे बढ़ें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। आप देख रहे थे हमारे साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी की सिपह सालार, कविता चौधरी जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।